पूरे शहर में सब तरफ जहां भी मैं जा रहा हूं मेरे कॉल उठा उठा के परेशान हूं लोगों के। हर इंसान बस यही पूछ रहा है, किसी को ये नहीं पूछना कि जीत कौन रहा है हार कौन रहा है, सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं। उज्जवल गुप्ता को कितने वोट आए, उज्जवल गुप्ता को कितने वोट आए, क्या कहता है आपका अंदाजा, एनालिसिस क्या कह रहा है आपका। लोगों का जो भरोसा था, लोगों ने जो आप पर ट्रस्ट किया और वोट मिला आपको, जो हमने जितना एनालिसिस किया वोट तो मिला है, कितना मिला है वो सवाल है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, जितना आपने सोचा था उतना वोट मिल गया? कोई तो कह रहा है कि 3,500, 4,000, 5,000 के अंदर सिमट जाएंगी, कोई कह रहा है 10,000 आ जाएगा, कोई कह रहा है 20,000 के ऊपर जाना ही जाना है, कोई कह रहा है कि 50,000 भी आ सकता है, अंदर का वोट ट्रांसफर हुआ पता नहीं चल रहा है। तो भाई साहब, पहले चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। फिरोजाबाद में जो इतने दिनों का जोशो खरोश, ढोल नगाड़े, तमाम प्रचार प्रसार सब बंद हो गया है। वोटिंग हो चुकी है, अब शांति का माहौल है, सभी प्रत्याशी आराम कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि चुनाव से पहले जो बातचीत हम लोग करते हैं उसमें और मतदान हो जाने के बाद में बहुत फर्क आ जाता है। वोटिंग वाले दिन थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा सभी को लग जाता है कि वो चुनाव में कहाँ पर खड़े हुए हैं। तो हमने सोचा कि सभी प्रत्याशी, जो मुख्यतः प्रत्याशी हैं 11 में से, उनसे बातचीत कर ली जाए और सभी से समय लिया गया। तो हमें सबसे पहले समय दे दिया है उज्जवल गुप्ता जी ने। आपने पीछे फ्रेम देखकर समझ ही गए होंगे, हम एक पार्क में हैं, लेकिन जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए बता दें, हम लोग भारत माता पार्क में हैं। अटल पार्क में प्लानिंग थी लेकिन नहीं हो पाया, आज कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है। बहरहाल बहुत स्वागत है आपका और बहुत शुक्रिया। थक गए होंगे, सबसे पहले ये पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, अभी तो ठीक है, कल का पूरा दिन रेस्ट लिया हुआ है तो ठीक। अच्छा, कल का दिन रेस्ट में चला गया, इसीलिए हमने कल किसी को परेशान नहीं किया कि सभी लोग रेस्ट कर रहे होंगे। आज ही सभी को कॉल किया गया, आपने सबसे पहले समय दे दिया जी। तो चुनाव हो गया, वोटिंग हो चुकी है, अब रिजल्ट की बारी है। 13 तारीख तक अब इंतजार करना है। क्या लग रहा है, पूरे शहर में सब तरफ जहां भी मैं जा रहा हूं मेरे कॉल उठा उठा के परेशान हूं लोगों के। हर इंसान बस यही पूछ रहा है, किसी को ये नहीं पूछना कि जीत कौन रहा है हार कौन रहा है, सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं। उज्जवल गुप्ता को कितने वोट आए, उज्जवल गुप्ता को कितने वोट आए, क्या कहता है आपका अंदाजा, एनालिसिस क्या कह रहा है आपका। तो मैं भाई साहब इनके पास बैठा हुआ हूँ, अब इन्हीं से पूछ लूंगा। हालांकि इनको भी पूरी तरह से आंकड़ा नहीं पता होगा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी एक आपको सुनने समझने वाली बात सुनने को मिल जाएगी। क्या लग रहा है, क्या पहले वो बताइए, वोटिंग कितने हुई कितना, वो तो बाद की बात है, कोई नहीं बता सकता। लोगों का जो भरोसा था, लोगों ने जो आप पर ट्रस्ट किया और वोट मिला आपको, जो हमने जितना एनालिसिस किया वोट तो मिला है, कितना मिला है वो सवाल है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, जितना आपने सोचा था उतना वोट मिल गया? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। हालांकि मुझे ये कल ही कर देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मेरी आवाज़ पूरी बैठी हुई थी और कल मैं पूरा रेस्ट ले रही थी, तो आज अच्छा हुआ आपने मुझे कॉल किया और इस बार इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो सबसे पहले पूरी फिरोजाबाद की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि उन्होंने एक निर्दलीय प्रत्याशी पे, जिसने कभी इससे पहले चुनाव नहीं लड़ा, प्रथम चुनाव में उसको इतना साथ दिया है। और वोटिंग के दिन भी मुझे ये काफ़ी फ़ोन आ रहे थे कि हाँ उन्होंने मुझे वोट दिया है और उनकी फैमिली ने वोट दिया है, मुझे काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ। तो आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और आगे जो आपने प्रश्न किया है कि क्या आपको लग रहा है, देखिए जीत और हार आपकी तभी होती है जब आपको ये पता चल जाए कि लोगों के दिल में आप पहुँचे या नहीं पहुँचे। जहां आप लोगों के दिल में पहुंच गए वहीं आपकी जीत तय होगी। तो मुझे लगता है कि जीत तो मेरी उसी समय तय हो गई थी जब नामांकन के बाद मुझे जो सहयोग हर वर्ग और हर समाज और हर संप्रदाय से, हर वार्ड से प्राप्त होने लगा था, तभी जीत मेरी तय हो गई थी। और अभी भी मैं फोन आ रहे हैं मेरे पास, अक्सर लोग कह रहे हैं, हर वार्ड से फोन आ रहे हैं कि बहन जी हमने आपको अपना वोट दिया है, हमारे परिवार का आपकी तरफ वोट गया है। तो मुझे हर वार्ड से फोन आ रहा है, सबसे बड़ी बात है हर बूथ से फोन आ रहे हैं। अब यही बात आंकड़े की, तो मैंने आंकड़े का एनालिसिस कहीं पे भी ऐसे नहीं किया हुआ है, क्योंकि मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। ऐसा मुझे कोई एक तो वैसे भी आंकड़े में मुझे नहीं लगता कि मुझे एनालिसिस करने की जरूरत है, क्योंकि भविष्य में जो चीज होनी ही है वो जो तय है, इसमें मेरा कोई रोल अब नहीं बचा है और ना ही किसी का बचा है। तो मुझे लगता है कि काउंटिंग के दिन तक मेरा भी कोई रोल नहीं है। काउंटिंग के दिन हालांकि हमें एक टीम को बैठना पड़ेगा सबको, उसके बाद जो भी तय होना है वो हो चुका है। तो मैंने ऐसा एनालिसिस नहीं किया, लेकिन मैं वहीं पे जिस तरीके से मेरे पास फोन आ रहे हैं, हर बूथ से फोन आ रहे हैं, मुझे यहीं पे जीत अपनी महसूस हो गई है। अच्छा, हमारे पास भी बहुत कॉल आ रहे थे, लेकिन मैंने इस बीच खुद भी एक सर्वे किया था। सुहागनगर में बैठा हुआ था, एक वाक्य बताता हूँ आपको। सुहागनगर में बैठा हुआ था, वहाँ 3 लोग बैठे हुए थे, तीनों यादव कम्युनिटी से थे।
मेरा पूछने का तरीका यही था, मैंने हर किसी से पूछा कि भाई साहब फूल खिला दिया या पहिया चला दिया, मैं हर किसी से ये पूछ रहा था। तो उन्होंने कहा, 2-3 में से पहले व्यक्ति बोले कि हमने तो भाई फूल को दे दिया, दूसरे व्यक्ति बोले भाई साहब हमने पहिए को दे दिया, तीसरे बोले कि हमने पहिए को दे दिया, इस बीच एक चौथे आ गए, उन्होंने कहा हमने फूल को दे दिया। तो बहुत मिली जुली राय थी। मैंने उनसे पूछा आप यादव कम्युनिटी के हो, लोग ये मानते हैं कि यादव कम्युनिटी के लोग तो समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन ऐसा आपने क्यों कर दिया कि अरे हमारा मन हम किसी को भी देंगे। मैंने कहा इसका मतलब वहां से लग रहा था कि लोगों ने इस बार मन मुताबिक वोटिंग की है। बाजार में जा रहे थे, गुप्ता समाज के तमाम युवा लड़के हमें मिले, बुजुर्ग भी मिले, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने वोट दे दिया है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम बताएंगे। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये है कि गुप्ता समाज के जो व्यक्ति हैं वो ज़्यादातर बहुत राजनीतिक महीन जानकारी रखते हैं और बहुत तेज़ होते हैं, बताते नहीं हैं कि कहाँ वोट डाल दिया है। लेकिन इसमें समझने वाली बात ये थी कि जब वो बीजेपी को वोट डालते हैं तब वो ठोक कर कह देते हैं कि हम बीजेपी को डाल के आए। इस बार कह रहे हैं कि हम बताएंगे, तो यानी कहीं ना कहीं वोट डाइवर्जन तो हो गया है और पूरा शहर बस यही जानना चाह रहा है कि कितना हो गया है। लोगों का सीधा सीधा ये आरोप है, कोई तो कह रहा है कि 3,500, 4,000, 5,000 के अंदर सिमट जाएंगी, कोई कह रहा है 10,000 आ जाएगा, कोई कह रहा है 20,000 के ऊपर जाना ही जाना है, कोई कह रहा है कि 50,000 भी आ सकता है, अंदर का वोट ट्रांसफर हुआ पता नहीं चल रहा है। मान लीजिए आंकड़े कितने बन रहे हैं, अगर 10,000 ले आती हैं आप, अगर 10,000 ले आते हैं फिर तो मुझे लगता है कि बीजेपी की सीट निकल जाएगी बड़े आसानी। ये मेरा पॉलिटिकल एनालिसिस कहता है, मैंने लाइव में भी कहा था। और कहीं आपने 20,000 क्रॉस कर लिया, जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा भी बिल्कुल मुमकिन है और बहुत आसानी से मुमकिन है, फिर वहां पर समस्या हो जाएगी। ऐसे केस में आप विन नहीं हो पाए, मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ आपको, अगर आप विन नहीं हो पाए और वोट बहुत अच्छा आ गया, 30,000 प्लस आ गया, 40,000 प्लस आ गया और सीट निकल जाती है, समाजवादी पार्टी जीत जाए या बीएसपी जीत जाए, कोई भी जीत जाए, उस केस में पार्टी नाराज हो जाएगी, पार्टी तो नाराज हो जाएगी। फिर क्या कीजिएगा? देखिए, पार्टी नाराज होने की बात है तो पार्टी से मैं ऑलरेडी निष्कासित हो चुकी हूँ। निष्कासित हो चुके हैं? हाँ जी। मेरे पास जानकारी नहीं है, यानी कि मैं कुछ दिन हो गए इसको, मुझे लगता है 4 या 5 दिन से ज्यादा ही हो गए, 5 दिन हो गए मुझे लगता है पार्टी अच्छा, से। की बात है। हाँ, यहाँ के महानगर अध्यक्ष जी के द्वारा एक उन्होंने लाइव फेसबुक पे डाला हुआ है पोस्ट, जिसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो ब्लॉक क्षेत्र अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार सभी बागी प्रत्याशियों को निष्कासित किया जाता है, जिसमें उज्जवल गुप्ता को निष्कासित किया गया है तत्काल प्रभाव से 6 साल के लिए। तो पार्टी नाराज हो चुकी है। देखिए, पार्टी मेरा जो ध्येय है इलेक्शन का, ना तो पार्टी को नाराज करना है, ना ही चापलूसी करना है। मेरा ध्येय, पहले भी मैंने जैसे कि बोला है कि मेरा ध्येय सेवा में है, सेवा में यकीन करती हूँ, सेवा के लिए ही मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, सेवा के लिए ही मैं राजनीति में आई थी। और मुझे लगता था कि भाजपा का जो नारा है सेवा ही संगठन है, तो मुझे लग रहा था कि वो सेवा को प्रायोरिटी देते हैं और संगठन उनके लिए बाद में है। अब जब ये प्रत्याशी उतारी गई हैं, पूरे सबको पता है, फिरोजाबाद की जनता को पता है, सबको मालूम, उन्हें भी मालूम होगा कि कैसी प्रत्याशी है, उनके वीडियोस बहुत वायरल हुए हैं। और उस सिचुएशन में अगर मैं उतरी हूँ और अगर मेरा लोगों को क्षमता दिख रही है, अगर किसी को भी क्षमता, कितने भी वोट आए, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर मेरे 10,000 वोट भी आए, एक निर्दलीय प्रत्याशी के लिए कितने भी वोट आए, अगर 10,000 भी आए तो यानी कि 10,000 लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो एक अकेले व्यक्ति को अगर 10,000 भी पसंद करे, 5,000 भी करे, चाहे 50,000 करे, चाहे 1 लाख करे, उसके लिए देखिए जनता जनार्दन है, ये लोकतंत्र है। अगर बिना किसी संगठन के एक इकलौते व्यक्ति को कोई पसंद कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि टिकट वितरण करते समय ये ध्यान में दिया जाना चाहिए कि लोकतांत्रिक, ये फिरोजाबाद में लोकतंत्र चलना चाहिए और जनता का सहयोग और जनता का समर्थन की प्राप्ति होने की ऐसी चाहत होनी चाहिए। अगर जनता के मुताबिक कोई भी किसी भी दल से अगर ऐसा प्रत्याशी नहीं उतारा जाता है, जनता के मुताबिक होता है, तो मुझे नहीं लगता कि निर्दलीय प्रत्याशी अगर कोई उतरता है तो उसमें कोई गलत बात है या संगठन को बुरा मानने की बात है। हमारे फिरोजाबाद में भी मनीष सतीजा जी पहले निर्दलीय चुनाव लड़के विधायकी जीते, चेयरमैन का वो जीते थे निर्दलीय चुनाव में, और वो सांसद भी निर्दलीय चुनाव किए थे जिसमें वो मात्र 26,000 के लगभग ही प्राप्त किए थे और हार गए थे। तो जब उनको यहाँ से भाजपा से नहीं निकाला गया, निष्कासित नहीं किया गया, कई लोग ऐसे निर्दलीय चुनाव लड़े हैं जिन्हें नहीं निष्कासित किया गया, और अगर इस बार निष्कासित किया गया है और तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं उनकी खुद के नारे के खिलाफ है।
दूसरी चीज है, वो खुद दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों पे चलने की बात करते हैं। अगर उनके सिद्धांतों पे चलने की बात करते हैं तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक बार स्वयं यह बात कही थी कि अगर गलत प्रत्याशी उतारा जाए तो कहीं ना कहीं वह भ्रष्टाचारिता का एक उदाहरण है, और अगर सही प्रत्याशी उतरता है तो उसको जिताने का कर्तव्य जनता का है। तो अगर ऐसी स्थिति में अगर भाजपा ने मुझे निष्कासित किया है, उनके पास कोई भी कारण और नहीं है, सिर्फ बागी प्रत्याशी होने के कारण उन्होंने मुझे निष्कासित किया है, जबकि उनकी खुद की प्रत्याशी को पूरी दुनिया देख रही है, पूरे भारत देख रहा है कि किस तरीके से उनके वायरल वीडियो हुए हैं। तो अगर ऐसी अवस्था में कुछ होता है तो मैं यहाँ पे ना तो किसी पार्टी को मनाने के लिए बैठी हूँ, ना ही मैं उसकी नाराजगी के लिए बैठी हूँ। मुझे लगता है कि मैं यहाँ जनता के लिए बैठी हूँ और जनता की सेवा के लिए बैठी हूँ। जितना भी वोट आए मुझे ये पता है कि जहाँ पे मैं जनता के दिल में आ गई वो मेरे लिए काफी है। जी, वोट बहुत कटा है इस बार। लोगों की सबसे भयानक शिकायत थी, जिस वार्ड में जा रहे थे हर जगह यही शिकायत थी कि एक लाइन से पूरे के पूरे मकान खत्म कर दिए गए वोट के द्वारा। बिल्कुल। तो वोट बहुत कटा, बहुत ही कम वोट परसेंटेज रहा, 50% वोट रहा। तो इस बीच में आपको क्या लग रहा है कि इस चीज का फायदा किसको हो सकता है? देखिए, वोट कटने का बात जो आप कह रहे हैं ये मेरे भी मन में है और ये कई लोगों के मन में है, क्योंकि ये चीज मैंने इतना देखा कि मेरे कई लोग समर्थक थे, उनके पूरे के पूरे परिवार सहित वोट कटे। अब ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगता कि ये काफी महीनों पहले की हो सकती है, क्योंकि निर्दलीय मैं अचानक से आई हूँ मैदान में। तो ये इस तरीके की जो स्थितियां हुई है, मेरे पास एक फोन भी आया था स्टेशन रोड से, परसों की बात है, एक बहन का आया था। वो मुझे ये भी बोल रही थी कि वहां से गुप्ता के वोट ही नहीं है कोई। अब आप एक ऐसी बात बताइए, कई कई जगह से आप पूरे के पूरे गली को वोट से निकाल दिया है। कई कई जगह पे हमारे जो पर्सनल स्टाफ थे उनके वोट काट दिए गए। किसी किसी जगह पे मेरे साथ जो पहला वीडियो मेरा वायरल हुआ था उसमें एक बहन थी जो नारे लगा रही थी उज्जवल गुप्ता जिंदाबाद के, उनका पूरा परिवार का काट दिया गया, पूरा का पूरा परिवार, वो उनके भाई भाभी माँ बाप सबका काट दिया गया। अब ऐसे वोट इस तरीके से जो काटे गए हैं, और आप खुद समझ सकते हैं कि जो लड़ाई चल रही है वह किसके खिलाफ चल रही है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं संदेह उठता है कि ये मामला जानबूझ के किया गया, इस तरीके का संदेह होता है, क्योंकि कोई भी पूरे के पूरे परिवार के वोट इस तरीके से नहीं कर सकते बिना किसी वजह के। जी, देखते हैं किसको इस चीज का फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। बहरहाल हमारा भी कट गया है, हमने भी बताया था आपको, मेरा भी वोट नहीं हुआ इस बार। और एक नई परंपरा चल रही है उज्जवल जी, एक मैं आपको बताऊं, क्रिटिसिज्म ना झेलने की, ये एक बहुत बड़ी समस्या चल पड़ी है कि जिस किसी के बारे में आप कुछ बात कहो वो उस बात को सहन नहीं कर पाता है। फिर वो अगर सत्ता में हो या सत्ता में ना भी हो, दोनों तरफ के लोग अब इस चीज़ को सीख रहे हैं कि हमारे खिलाफ आप कुछ मत बोलिए, हम जो कर रहे हैं वो हमें करने दीजिए। आपको लगता है इससे लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा? इससे देश कहाँ जा रहा है? देखिए, लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि जनता का तंत्र, और जनता का राज चलना चाहिए वहां पर। और ये जो अपोजिशन का रोल होता है, मैं आपको बता दूं कि अपोजिशन का जो रोल रखा जाता है संसद भवन में, वो इसीलिए रखा जाता है कि ताकि लोकतंत्र मजबूत रहे। जहां पर भी अपोजिशन का रोल अगर स्ट्रांग होगा, अगर अपोजिशन एक स्ट्रांग पार्टी है और अगर ईमानदारी से कार्य कर रही है, तो वहां पे लोकतंत्र मजबूत होगा। और जहां अपोजिशन अच्छे से कार्य नहीं कर पा रही है, अगर या खुद भ्रष्ट है, तो वहां पे लोकतंत्र गिर जाएगा। वो कारण यह होता है कि जो सत्ता में है वहां तो वो हर कार्य को कर सकता है, चाहे वो ईमानदार सत्ताधारी पार्टी हो चाहे बेईमान हो, दोनों में से कुछ भी हो। जो सत्ता में है वो पावर में है, सबसे बड़ी बात यह है। अब उस पावर पे चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? सबसे बड़ी बात है, कोई व्यक्ति पावर में आ गया, अच्छा भी हो सकता है, कुछ खराब भी हो सकते हैं, लेकिन उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। जैसे हम लोग एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम में अगर इन्विजिलेटर ना हो तो एक व्यक्ति होता है ईमानदारी से उसने एग्जाम लिख दिया, एक होता है बेईमानी से लिखेगा, तो वहां पे चेक एंड बैलेंस की जरूरत होती है। इसी तरीके से राजनीति में बहुत जरूरी है चेक एंड बैलेंस रखने की, चाहे वो मीडिया के द्वारा किया गया है, चाहे वो अपोजिशन के द्वारा किया जाए। लेकिन यहाँ पे अपोजिशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी अगर गलत हो रही है तो उस मुद्दों को उठाया जाए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति क्रिटिसिज्म को नहीं सहन पा रहा है, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे सत्ता में हो, मुझे लगता है वहां पे लोकतंत्र कहीं ना कहीं गिरने की संभावना ज्यादा होती है। और लोकतंत्र का एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि कोई भी पब्लिक फिगर अगर राजनीतिक फिगर है तो वहां उसे क्रिटिसिज्म को एक क्रिटिसिज्म की तरीके से ना लेते हुए उसको एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह लेना चाहिए, जहां पर वो क्रिटिसिज्म को सुने और उसको यह याद रहे, इस चीज का आभास रहे कि हाँ ये मुझे इधर सुधार करना है, या फिर अगर सुधार करने की जरूरत नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो मुझे इसे क्लियर करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक पहले इंटरव्यू हुआ था तो किसी ने मुझसे बोला था कि आप क्या क्या करना चाहेंगी, और मुझे लगता है लाइव के दौरान मैंने ये बात कही थी, जब मैं खुद से फेसबुक लाइव दे रही थी तब मैंने ये बात भी कही थी कि आज जो मैं लाइव दे रही हूँ ये मेरा इलेक्शन के दौरान है,
लेकिन अगर मेरा इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है, मैं अगर मेयर बन जाती हूँ इन केस, तो मेरी पूरी की पूरी कोशिश यह रहेगी कि हर वीकली मैं एक लाइव करूँ 5 साल में। और वीकली लाइव करने का उद्देश्य बस यही रहेगा कि नॉर्मली जो जनता आती है, मेयर जो नगर निगम में कार्य होंगे वो अच्छे से मैं पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन होने के बावजूद भी अगर उन्हें लगता है कहीं पे निराशा है, तो वो मेरे फेसबुक लाइव में प्रॉपर कमेंट कर सकते हैं। और जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये प्रॉपर सही है, सही तरीके से बात रखी गई है, तो वहाँ पे अच्छे से मैं कार्य करना चाहूंगी। अब वो चाहे मैं अब कई नेता इस चीज को नेगेटिविटी के तौर पे ले सकते हैं कि हाँ भाई पब्लिकली कमेंट हो रहा है, पब्लिकली बताया जा रहा है, इसीलिए वो लोग कभी लाइव नहीं करेंगे अपने जो भी कार्यकाल है उसके दौरान, या लाइव वीडियो नहीं करेंगे, या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाएंगे। मुझे लगता है ये गलत है। कोई भी राजनीतिक अगर फिगर है तो उसका कर्तव्य है वो पब्लिकली अपनी बात को और पब्लिकली संवाद करे जनता के साथ। जी, जिसका इन्होंने जिक्र किया, ऐसा लाइव होना चाहिए। ये तो हमारा भी एक आइडिया रहा था, लेकिन ये कह रही हैं बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना चाहिए। नेताओं को संवाद रखना चाहिए। हम लोग दूसरे देशों को देखते हैं, यूके यूएस के देश के नेताओं को देखते हैं, आपने देखा होगा वहाँ एक कभी कभी अचानक वीडियो देखने को मिलती है, वहाँ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी अचानक से बच्चों के बीच में खेलने निकल जाते हैं और उनसे ये पूछ रहे होते हैं कि किस गेम में हम लोग किस स्टेज पर खड़े हुए हैं, मेरी हेल्प कर दीजिए, मैं यहाँ फंस गया हूँ। कितनी कॉमन और कितनी बेसिक बात है, आप सोचिए। यहाँ हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते इस चीज़ को। बाकी प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का जिक्र किया है, जिस क्रिटिसिज्म की मैं बात कर रहा था। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन उन्हें शुरुआती दिनों की बात थी, अब पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और ये गोल्ड माइन है हमारे लिए, ये प्राइम मिनिस्टर ने ही कहा था। अब पता नहीं उनके अनुयायी जो हैं वो इस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं। देखिए, अब मैं अंतिम बात करता हूँ, बहुत लंबी बात हो गई है। इलेक्शन हो जाएगा अब 13 तारीख के बाद। समीकरण जो भी बने, चाहे कोई भी जीते, बीजेपी जीते, समाजवादी पार्टी जीते, आप जीते, बीएसपी जीते, कोई भी जीत जाए, इसके बाद अगर मान लीजिए, मैं एक आपको फिर से एक सिचुएशन दे रहा हूँ, अगर आप मान लीजिए अगर आप नहीं जीत पाते हैं, तो ऐसे केस में क्या ये जो आपने आइडिया दिया है, आप कह रहे हैं कि वीकली लाइव जो है, क्या ये तो अब जारी नहीं रह सकता? तब भी जारी रहना चाहिए, ताकि आप सब जनता की समस्याओं को लेकर के वहाँ पहुँचें, जो मेयर हों उनको अवगत करा सकती हैं इस चीज़ के लिए। बिल्कुल, ये एक आइडिया अच्छा है कि हाँ तब भी मैं लाइव कर सकती हूँ, लेकिन बस तब ये एक बात, एक दोनों बातों में एक फर्क होता है। जैसे कि अगर मेयर बन जाती हूँ तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव है लोगों का, उसके हाथ में वो कार्य है जो कार्य किए जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक आम व्यक्ति की तरीके से अगर लाइव करती हूँ तो पॉसिबिलिटी यह हो सकती है कि मैं उन कार्यों को अच्छे से निस्तारण ना कर पाऊँ। तो कारण यह हो सकता है कि वीकली लाइव ना करने का, क्योंकि कमेंट्स, मुझे ये मालूम है कि जनता अगर परेशान होती है और उसको पता है कि कोई भी व्यक्ति उसे अच्छे से सुन सकता है तो वो उसी को अप्रोच करती है। मैंने पहले भी देखा है, जब एक डेंगू के टाइम पे अस्पताल में लापरवाहियां बरती जा रही थी यहाँ पर, तब मैंने 1-2 बार आवाज उठाई थी, तो कई फोन मुझे रोज आने लगे थे, रोज बोलने लगे थे कि बहन जी कुछ कर दीजिए, कुछ कर दीजिए। मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मैं बस एक लड़ने के अलावा कुछ उससे ज्यादा नहीं कर सकती थी। उसका लड़ने का भी असर यह होता था कि स्टार्टिंग में कुछ दिन अच्छा रहता था, ठीक हो जाता था, लेकिन रोज रोज लड़ने से एक व्यक्ति कब तक लड़ेगा? सबसे बड़ी बात यह होती है, जब तक उसके पास टीम नहीं है, संगठन नहीं है, तो वो रोज रोज नहीं लड़ सकता। तो बात यह हो जाती है कि अगर मैं वीकली लाइव करूंगी, मुझे पता है लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स आएगा, लोग अपनी बात को रखेंगे, लेकिन बस बात यही हो जाती है कि आप कब तक, कितने हद तक उस कार्य को अच्छे से निस्तारण कर सकते हैं। लेकिन आपने जो आइडिया दिया है वो भी बहुत अच्छा है, कोशिश मेरी रहेगी कि कुछ ना कुछ इस तरीके से किया जाए। लेकिन हाँ, मेयर बनने के बाद मेरी प्राथमिकता यह रहेगी कि मैं वीकली लाइव आऊँ। चलिए, तो देखिए, ये थी पूरी बातचीत चुनाव के बाद की, और अभी रिजल्ट बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। और आप सभी से गुजारिश है, वीडियो पहले देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, और इसके बाद जो भी आपकी राय हो तो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। एक वायदा मैं आपसे लेके जा रहा हूँ, रिजल्ट के बाद पहला इंटरव्यू हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, वादा हो गया। तो देखिए, अब 13 तारीख का इंतजार कीजिए। सभी के समीकरणों का सम्मान है। सभी जितने लोग कह रहे हैं कि किसी को 10,000 दे रहा है, कोई 50,000 दे रहा है, कोई विनर घोषित कर रहा है, कोई 5,000 में समेट रहा है, कोई जो तमाम सबके आंकड़े हैं, कोई सपा को जिता रहा है, कोई बसपा को, कोई बीजेपी को, तमाम सबके आंकड़े हैं। और लोकतंत्र में सबको अधिकार है ये कहने का, और उन प्रत्याशियों को भी कहने का अधिकार है 12 तारीख तक कि हम जीत रहे हैं। लेकिन 13 तारीख की सुबह का सूरज ये घोषित करेगा कि पाला किसकी तरफ जा रहा है, किसके चेहरे पर मुस्कान आएगी और किसके चेहरे पर मायूसी आएगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।